ऑलराइट, सो हमारा ये अब टॉपिक खत्म होता है। हमारा नया टॉपिक है मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्या मैं लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब एक नया क्वांटिटी है ये मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको कि हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये मैग्नेटिज्म मैटर में भी एक क्वांटिटी आएगा। बार मैग्नेट के लिए हम स्पेशली ये मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे किसी सर्कुलर लूप के द्वारा भी, कोई भी सर्कुलर लूप हो या फिर रेक्टेंगुलर लूप हो, कोई सर्कुलर लूप हो जिसमें करंट कैरिंग वायर है, या फिर इवन इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहा है तो वो भी बिहेव करता है एज ए करंट कैरिंग वायर ना, तो उसकी एक मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन की गई है। ये कोई रेक्टेंगुलर लूप है तो एक टर्म डिफाइन किया, बस डेफिनेशन है ये मैग्नेटिक मोमेंट। और इसको क्या कैसे डिफाइन किया गया, मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया वेक्टर से डिफाइन किया गया। एक आर्टिफिशियल टर्म है, ठीक है। जैसे हमने देखा था मोमेंटम को डिफाइन किया गया मास इनटू वेलोसिटी, या फिर फ्लक्स को डिफाइन किया गया, फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, उस तरह से कुछ क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन किया गया करंट इनटू एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर के बारे में हमको पता है, लेकिन यहाँ पे एरिया वेक्टर की टू डायरेक्शन नहीं लेंगे। अब मैंने बताया था आपको गॉस लॉ में कि जनरली टू डायमेंशनल डायग्राम में एरिया वेक्टर की टू डायरेक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा। क्या आप सोच सकते हो कौन सा डायरेक्शन होगा इन सब केसेस में? सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो डायरेक्शन का कन्वेंशन जो है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमें लेना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस करंट कैरिंग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है ना, तो हम मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट? आई इंटू, चलो इसका रेडियस आर मान लो, आई इंटू पाई आर स्क्वायर के कैप विथ नेगेटिव साइन। क्लियर है लोगों को, एवरीबॉडी? सपोज ये लेंथ ए और बी है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा वैल्यू? सपोज इसको आप m1 बोल दो, ये m2 है हमारा, तो आई सपोज फ्लो कर रहा है, तो आई ए बी इंटू आई कैप जे कैप के कैप विथ अ नेगेटिव साइन। क्लियर है एवरीवन? सर व्हाई नेगेटिव? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, दैट इज द कन्वेंशन। हमें डायरेक्शन जो लेना है, डायरेक्शन मस्ट बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन, इसको नोट कर लो, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये सिंपल सा टर्म डिफाइन कर दी गया। अब इस टर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हूँ, तो ये टर्म्स में और क्लियरिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पे? आपको वेरियस शेप्स दे दिया जाएगा, बेसिकली बहुत टाइप के शेप्स, करंट कन्फिग्रेशन, और आपसे पूछ दिया जाएगा कि उसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो। तो काफ़ी सिंपल है, तो निकालते हैं। तो मैं लिख देता हूँ टॉपिक नेम, प्रॉब्लम्स ऑन मैग्नेटिक मोमेंट। एक चीज शायद आप लोग कुछ लोगों को पता नहीं होगा, फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट की जो क्लियरिटी आती है, ये मत आप सोचना कि अच्छा थ्योरी पढ़ा दी या फिर थ्योरी आप रीड कर लोगे, बुक्स वगैरह से थ्योरी वगैरह पढ़ लोगे तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ जाएगी, या फिर थ्योरी सिर्फ कोई सर पढ़ा दें तो अब वो क्लियरिटी आ जाएगी। थ्योरी सिर्फ पढ़ लोगे तो क्लियरिटी 50% ही आएगी। 50% क्लियरिटी आपको थ्योरी की आती है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद फिर वो थ्योरी, वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आता है।
एक तरह से थ्योरी ही अच्छे से समझ में आता है जब आप प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हो, डिफरेंट वेराइटी के प्रॉब्लम्स। तो ऐसा बहुत लोगों के मतलब माइंड में, बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि अच्छा थ्योरी अलग है और न्यूमेरिकल अलग है। न्यूमेरिकल इज अ पार्ट ऑफ थ्योरी, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा, मैं अपने क्लास में मैंने देखा होगा कि मैंने प्रॉब्लम से ही मैं मैक्सिमम थ्योरी को एक्सप्लेन करता हूँ, तो क्लैरिटी आती है ज़्यादा अच्छे से। तो मैं प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ इस पे, 4 डिफरेंट केसेस, 4 प्रॉब्लम्स, 4 प्रॉब्लम्स, जो कि लगभग सारे वैरायटी को कवर कर देते हैं। तो आप ट्राई करो इसको। तो टोटल 4 प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। एवरीवन, A, B, C एंड D पार्ट। तो हर एक पार्ट में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, मैं थोड़ा और बड़ा करूँ क्या? तो लार्ज कर दो, थोड़ा बड़ा करता हूँ। ओके, अब ट्राई करो। ये 4 केसेस में आपको निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। फाइंड द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। सर व्हाट इज द एंगल इन पार्ट बी? 37 डिग्री। द बेस ऑफ दिस इज स्क्वायर लूप and base of the square loop is in xz plane. This is 5 मीटर। यदि आपको एरिया वेक्टर कैलकुलेट करने आता है तो आराम से हो जाएगा बी पार्ट, और ए पार्ट भी हो जाएगा। सी और डी में थोड़ा सा ट्रिक इन्वॉल्व है, तो आपको ट्रिक लगाना है, और मैग्नेटिक मोमेंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही ट्रिक लगाना होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, इजी ट्रिक है, कुछ लोगों को पता होगा। और चलो इसको सॉल्व करते हैं क्विकली। तो पहला केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कितना आएगा एवरीबॉडी? आई पाई आर स्क्वायर के कैप, प्लस होगा या माइनस होगा, सब लोग बताओ। प्लस आई कैप, प्लस के कैप और माइनस के कैप। एवरीवन? यस, पॉजिटिव होगा, ठीक है। जिन लोगों को डाउट है पूछ सकते हो। ओके, बी पार्ट में एरिया वेक्टर ऐसे कुछ एंगल पे आएगा, तो हमने देखा था कि कैसे निकालते हैं इसको। तो आपको ए बी सी, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर आएगा, तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना आपको ए मतलब आई इंटू, आपसे ही पूछ लेता हूं, ए बी क्रॉस ए सी होगा आंसर, या फिर आई इंटू ए सी क्रॉस ए बी? क्या आंसर होगा बता दो। यहां पे लोग मिस्टेक करते हैं मैक्सिमम लोग। ए बी क्रॉस ए सी होगा या ए सी क्रॉस ए बी होगा? राइट हैंड थंब रूल लगाना है। इसमें मैं केस 1 देता हूं, 1 होगा या 2 होगा, सब लोग बताओ। फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा या सेकेंड एक्सप्रेशन होगा? ए बी क्रॉस ए सी, तो ए बी और ए सी को यदि आप निकालोगे तो थंब जो जा रही है वो अंदर की तरफ जा रही है, और बाकी लोग का आंसर? एवरीवन, अदर पर्संस? थोड़ा सोचना पड़ेगा, बिना सोचे मतलब कैसे काम चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी रहता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। मैग्नेटिक मोमेंट तो प्रॉपर्टी ऑफ ए करंट कैरिंग वायर है। जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये तो प्रॉपर्टी ऑफ करंट कैरिंग वायर है। इसका फॉर्मूला क्या है?
आई इंटू एरिया वेक्टर ना, तो यहाँ पे फील्ड कहाँ से आ गया? आई मीन फील्ड ड्यू टू, आपको करंट वायर देखना पड़ेगा, तो फील्ड ड्यू टू करंट वायर आप ध्यान से देखोगे तो वो इस डायरेक्शन में है। सब ये पूछ रहे थे, इस डायरेक्शन में फील्ड इस करंट वायर के द्वारा है, तो AC क्रॉस AB होगा, ये गलत है, ठीक है। सो 2 इज करेक्ट, सोचना पड़ेगा सही तरीके से, ठीक है, वरना मिस्टेक होगा। तो ऑप्शन दिया रहेगा आपको, तो नेगेटिव मार्क्स आप ले लोगे। क्या हुआ? AC इंटू AB क्यों होगा? अपना राइट हैंड यूज कर लो, राइट हैंड AC क्रॉस AB करो, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी? इधर की तरफ आ रहा है, 2 डायरेक्शन है ना यहाँ पे, A1 कैप है और A2 कैप है, ये 2 एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप राइट हैंड थंब रूल लगा के देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में आ रही है, कर्ल रूल से। ध्यान से देखोगे तो देख पा रहे हो सब लोग? कर्ल करके देख लो करंट वायर के, तो मैग्नेटिक फील्ड ये इधर वाला साइड जो है ABCD का, वो एज ए नॉर्थ पोल बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल बिहेव कर रहा है, तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आपको लेनी पड़ेगी। तो सी पार्ट देख लेते हैं क्विकली। सी पार्ट में आपको ट्रिक जो लगाना है, किन्हीं ने सॉल्व नहीं किया तो ठीक है, देख लो ट्रिक क्या है। आपको यहाँ पे एक करंट वायर ऐसे और एक करंट वायर ऐसे लगाना है, अपोजिट डायरेक्शन में 2 करंट वायर डालना है, ताकि ये इफेक्ट नलीफाई हो जाए और करंट की वैल्यू आई ही हो जाएगी, और दोनों के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर देना है। तो इसके द्वारा मैं बोल देता हूँ M1 है वेक्टर, और इसके द्वारा मैं बोल देता हूँ M2 वेक्टर है, और दोनों M1 M2 वेक्टर आपको निकाल के दोनों को ऐड कर देना है, वेक्टर एडिशन। तो M नेट विल बी M1 प्लस M2। चलो M1 की वैल्यू बता दो क्विकली सब लोग। M1 की वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू 4, I इंटू 3 इंटू 4, सो 12I। अब 12I, अब I कैप J कैप K कैप में बता दो क्या होगा सब लोग? 12I, ध्यान से सब लोग, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो ये हो जाएगा 12I माइनस K कैप, ठीक है। तो ये हमारा M1 का एक्सप्रेशन है, और M2 का एक्सप्रेशन भी ऐसे ही निकाल सकते हो, तो यहां भी 12I होगा, 12I, और ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? ध्यान से देखो, नीचे जा रहा है तो नीचे माइनस J कैप। कंफ्यूजन है तो बोल दो, और आपको खुद से पढ़ के समझना पड़ेगा। कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो सब लोग। तो ये हमारा आंसर हो गया। यदि हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है तो 12√2 इज द आंसर, ठीक है सब लोग। लास्ट क्वेश्चन, करंट की वैल्यू I है और लेंथ मान लो 5 मीटर है इस क्यूब का, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो इसमें क्या ट्रिक लगाना है, मैं इसको थोड़ा इनलार्ज कर देता हूं। ओके, अब देखो आप ध्यान से, यहां पे जो एक्स्ट्रा लूप जो लेना है ना आपको, वो ऐसे लेना है, मतलब करंट का ऐसे लूप बन जाए, ठीक है, ऐसा लूप बन जाए, और सेम अपोजिट डायरेक्शन में आप यहाँ पे ऐसे ले सकते हो, और जैसे पूरा एकदम लूप जैसा बन जाए, ताकि क्लोज लूप दिखे आपको। समझ में आ गया सब लोगों को? नेम देता हूँ ABCDE। क्लियर है? क्लियर नहीं है ये जो मैंने बनाया है अभी डायग्राम? क्या क्लियर नहीं है इसमें? आपको ABC लूप मैंने बना दिया है, इक्वल अपोजिट तो मैं लिख सकता हूं ना। स्तुति नहीं क्लियर है? क्या नहीं क्लियर थोड़ा बोलोगे स्तुति?
आ गया समझ में? क्योंकि आप ऐसे करंट वायर ऐसे और ऐसे रिप्लेस करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई और माइनस आई तो नलिफाई हो जाता है, तो ये आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, लॉजिक यही है बस। अब आपको क्या करना है, इसके द्वारा आप बोल दो m1, इसके द्वारा m2 और इसके द्वारा m3, और तीनों की वैल्यू मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप ना ऐड कर लेना। तो m1 की वैल्यू सब लोग बता दो चैट बॉक्स में क्विकली, ये समझ में आ गया तो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो 25/2 इंटू आई कैप जे कैप के कैप में क्विकली सब लोग क्या हो जाएगा, सीख लो, ये सब इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो ध्यान से देखोगे करंट जो ऐसे जा रहा है मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जाने पे डायरेक्शन जो होगी मैग्नेटिक फील्ड के इनटू द प्लेन होगी, तो ये जे कैप हो जाएगा माइनस जे कैप। किसी ने दिया जवाब? हाँ, अमीशी मित्तल ओनली, अदर पर्सन। ओके, m2 की वैल्यू आप लोग निकालो, बाकी लोग। ये भी ट्रायंगल का सेम एरिया होगा, तो 25/2 इंटू आई, अब आई कैप जे कैप के कैप आपको निकालना है, तो 3 डायमेंशनल है, सोचना पड़ेगा उस तरीके से। तो ध्यान से देखो करंट जो है वो अंदर जा रहा है किस डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये माइनस आई कैप आएगा। चलो शाहबाज खान को भी समझ में आ रहा है। m3 की वैल्यू सब लोग बता दो। इस स्क्वायर लूप का एरिया कितना होगा, 25 इंटू आई। अब आई कैप जे कैप और के कैप बता दो सब लोग, आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में क्विकली। ओके, तो अब ध्यान से देखो, ये अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया सब लोगों को। ओके, अब यहाँ पे एक टर्म आता है, यहाँ पे हम जब हम किसी करंट कैरिंग लूप को, किसी भी करंट कैरिंग लूप को हम क्या करते हैं, तो यहाँ तो मैग्नेटिक मोमेंट मेरे को पता है कि कोई भी करंट कैरिंग लूप के द्वारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एसोसिएटेड होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इसका एरिया होता है। ठीक है, अब क्या होगा इस करंट कैरिंग लूप को हम यदि मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, ऐसे प्लेस कर दे, या फिर एक और केस में लेता हूं, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस कर दें, क्या होगा बता दो सब लोग। इस पे कुछ फोर्स वगैरह लगेगा कि नहीं? फोर्स तो लगेगा ही, टॉर्क भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब टॉर्क का एक फॉर्मूला आता है। ओके, तो यहाँ भी इसकी एम है और करंट का कुछ डायरेक्शन ले लेते हैं, ऐसा कुछ। तो यदि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है और उसको हम यदि मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क की वैल्यू होती है m क्रॉस b, या फिर एम बी साइन थीटा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आई इंटू ए इंटू बी साइन थीटा। इस फॉर्मूला को याद कर लो, मैग्नीट्यूड आपको याद रखना है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? तो कभी कभी इस टॉर्क वाले फॉर्मूला पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको आपको करना होता है, तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कर सकते हो। एक्चुअली जो गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है ना, जो डिफ्लेक्शन वगैरह निकालते हैं उसी फॉर्मूला से निकालते हैं। तो इस टॉर्क पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको। एक क्वेश्चन थोड़ा सा एसएचएम से रिलेटेड है, तो मे बी आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है। नोट कर लिया सब लोगों ने? तो बेसिकली क्या होता है, ये रोटेट करने लगता है। तो आप देखो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या है और यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या है, कैलकुलेट कर सकते हो क्या दोनों केस में? यहाँ पे आप देखोगे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री है।
मतलब 0 डिग्री है तो टॉर्क यहाँ पे 0 होगा, ये रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे इस केस में थीटा की वैल्यू क्या है, इस केस में थीटा की वैल्यू 0 थी, इस केस में थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, तो ये रोटेट करेगा, इस पे टॉर्क लगेगा। यहाँ पे थीटा की 90 डिग्री है तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू m इंटू बी होगा, या फिर आई ए बी, या फिर आई बी पाई आर स्क्वायर। क्लियर है सब लोगों को? तो यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू 0 है। चलो तो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। एक अब ऐसा कुछ कॉइल दिया हुआ है, ठीक है, और इसको मैंने प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड रीजन में। कमिंग आउट बी नॉट के कैप, और मैं इस एक्सिस पे इसको थोड़ा सा मैं डिस्प्लेस कर देता हूँ थीटा एंगल, थोड़ा घुमा देता हूँ थीटा एंगल, ठीक है, तो ये ऑसिलेट करने लगता है, ठीक है। अब एक्चुअली आपको थोड़ा ये एक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ, वैसे ये कॉमन सेंस से भी आपको समझ में आ जाएगा। स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ भी स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे हमने डाइपोल में देखा था, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब रोटेशनल स्टेबल एंड रोटेशनल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे आप देखोगे टॉर्क कितनी पड़ रही है, अभी नेट टॉर्क 0 होगा, ध्यान से देखोगे नेट टॉर्क 0 होगा, तो नेट टॉर्क 0 होने की 2 पॉसिबिलिटी है, एक थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे, एक थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे ये स्टेबल होगा, या फिर थीटा माइनस मतलब 180 पे ये स्टेबल होगा। मतलब किसी एक थीटा पे करंट सपोज इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है आई, तो किसी एक में आप टाइम पीरियड कैलकुलेट, इसमें पूछ देता है कि थीटा रोटेट किया आपने, फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो ऑसिलेट करने लगता है। जब स्टेबल में होता है तो आप ऐसे रोटेट करते हो उसको, एग्जाम्पल दे देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे रोटेट करोगे आप तो ये ऐसे ऐसे करने लगता है ऑसिलेट। और एक ऐसी पोजीशन होती है कि जब थोड़ा रोटेट करोगे तो उधर ही चला जाएगा, थोड़ा सा ऐसे मूव कर दोगे तो उधर चला जाएगा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। अब ये स्टेबल और अनस्टेबल कैसे डिसाइड करते हैं, आप नॉर्मल कॉमन सेंस से आप डिसाइड कर सकते हो, या फिर मैं डायरेक्टली बता ही देता हूँ। 0 डिग्री पे स्टेबल होता है, याद रख लो इसको, और 180 डिग्री पे अनस्टेबल होता है। मतलब आप 0 डिग्री पे यहाँ पे देख सकते हो, इस डायग्राम में स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, ये अनस्टेबल है तो आप इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप टाइम पीरियड की वैल्यू, मैं इसका करंट का डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ऐसा दे देगा और जहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा और आपसे पूछ लेगा कि आप बता दो टाइम पीरियड क्या होगा, तो कहीं कहीं पे टाइम पीरियड डिफाइन नहीं होगी, तो आपको ऑप्शन वो मिल जाएगा कि टाइम पीरियड नॉट डिफाइन, तो करंट इसमें ऐसे फ्लो करता है। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है, और या फिर ऐसे बोले कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बराबर है। तो थीटा इज 0 डिग्री, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ से थोड़ा डिस्प्लेस करोगे तो ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो इसकी टाइम पीरियड की वैल्यू काफ़ी सिंपल है, टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, आई इंटू अल्फा होता है, और इसको आप लिख सकते हो एम बी साइन थीटा, थीटा काफी स्मॉल है तो इसको हम लिख सकते हैं एम बी थीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, एम का वैल्यू है आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी इंटू थीटा बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो इसका मास एम देता हूं और रेडियस आर, और ये रिंग है तो एम आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई आई पाई बी बाई एम इंटू थीटा, और अल्फा को आप इक्वेट कर सकते हो ओमेगा स्क्वायर थीटा,
तो मतलब एस में पढ़ोगे तो और ये क्लियर होगा। फिर ओमेगा को आप रिप्लेस कर सकते हो 2π/t होल स्क्वायर, आई मीन ओमेगा स्क्वायर को 2π/t से, तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 2π√m/b/i। क्लियर है थोड़ा बहुत सब लोगों को? पूरी तरह क्लियर है तो और अच्छी बात है, लेकिन कोई चिंता करने की बात नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे एंगुलर एसेंशियम के केस में, ठीक है? क्लियर है सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन? कंफ्यूजन है तो बता दो सब लोग। क्लियर है? काफी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं, फॉर्मूलाज है, बस को याद रखना है।